जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग एस्ट्रो पाठशाला में एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। यानी कि नया कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। ये लाल किताब का कोर्स है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, लाल किताब वैसे तो ऑनलाइन हम कई बार पढ़ा चुके हैं। फिर से एक बार पूरे 1 वर्ष के लिए ये हम कोर्स लेकर के आए हैं। इस कोर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस भी साथ में किए गए हैं। आज के इस सेशन में आप फर्स्ट टाइम आए हैं या आप पुराने स्टूडेंट हैं, दोनों को ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पर उसके लिए जो भी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है या जिनका भी ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट है, उन्हें आज के इस सेशन में पूरा डिसिप्लिन का पालन करना होगा। क्योंकि नए लोग हैं तो उन्हें नियमों का नहीं पता। जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में बोलें ना। बहुत जरूरी हो तो हैंड रेज कीजिएगा, और मैं समय आने पर हर किसी को बोलने का मौका देता हूं। निश्चित रूप से आप इतने भी नए नहीं होंगे। अवश्य ही आपने या तो अपने मित्र के से सुना होगा या आपने YouTube के माध्यम से एस्ट्रो पाठशाला को देखा हो। एस्ट्रो पाठशाला के बारे में बेशक आप ना जानते हो, परंतु आप उनकी परंपराओं को थोड़ा सा समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग सीखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय पर अपने कैमरे को ऑन करके रखें और अपने आप को म्यूट करके रखें। जो चाहते हैं कि हम कैमरा ऑफ करके आराम से सुनते रहेंगे, तो मैं ये बात उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। परमात्मा जैसा उनको सद्बुद्धि दे रहा है वैसा उनके ऊपर छोड़ता हूँ। आज का जो हम सेशन आरंभ करने जा रहे हैं, आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग। लाल किताब के द्वारा हम विवाह को कैसे देखते हैं, मैरिज लाइफ को कैसे देखते हैं, कैसे पता करें कि जीवन साथी हमारा किस प्रकार से होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, और किस प्रकार से मैरिज लाइफ में जीवन में समस्याएं ज्यादा आती हैं या कम आती हैं, या दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सुखद होता है। आज आपको टॉपिक के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि लाल किताब के सूत्र किस प्रकार से काम करते हैं। लाल किताब को आसान क्यों कहा जाता है, और लाल किताब सीखने के बाद आप किस तरह से चीजों को जल्दी से समझ करके जन्म पत्रिका को समझ पाएंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो भी बिल्कुल ना घबराएं, वो आराम से शांति पूर्वक सुने। जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी, ये कक्षाएं बेसिक से एडवांस तक होगी। यानी बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लाल किताब के कोर्स को आरंभ किया जाएगा और उसको एडवांस लेवल तक लेकर के जाया जाएगा। तो अगर कुछ लोगों ने अभी तक ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं सीखा है तो उन्हें भी चिंता नहीं करनी। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का वैदिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो क्या वह इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों का आपसी तालमेल, आपसी संबंध, उनकी जो कैलकुलेशन है वो हमारे जीवन को प्रदर्शित करती है। हम एक प्रकार से इन ग्रहों के ही अधीन होते हैं। ग्रह एक प्रकार से हमें पकड़ लेते हैं, यानी कि ऐसी शक्ति जिसने हमें कंट्रोल किया हुआ है। हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हुए भी, सारी समझ रखते हुए भी ग्रहों की अधीन होकर के ही कार्य करते हैं। वो कैसे होगा, ये आप जब जन्म पत्रिका सीखेंगे तो आपको भी इस बात का पता लग जाएगा कि हम किस प्रकार से ग्रहों के अधीन हैं। परंतु लाल किताब एक इतनी ब्यूटीफुल बुक है कि ये आपको केवल मात्र इतना नहीं बताती कि यहां पर केवल प्रॉब्लम है, अपितु ये भी बताती है कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। प्लस लाल किताब उससे भी बड़ी बात कहती है, हम क्यों ना अपने जीवन को परिवर्तित कर लें ग्रहों के अनुसार, कि ग्रह जो हमें बार बार समस्याएं देते हैं वो समस्याएं कम की जा सकती हैं। लाल किताब में बड़े प्यारे प्यारे कंसेप्ट आएंगे। पूर्व जन्म संबंधी पाप दोष का वर्णन है, पुराने श्रापों का वर्णन है, और इन श्रापों से मुक्ति कैसे की जाए उसके लिए लाल किताब में उपाय दिए गए। और उपायों की भी खासियत ये है कि ये उपाय हम अपने घर की चीजों के द्वारा, घरेलू चीजों के द्वारा, और बहुत ज्यादा धन का खर्चा ना करके भी हम कर सकते हैं। परंतु जो लाल किताब के लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट है वो आपको निश्चित रूप से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हाँ, यदि अभी तक आपने मन बना लिया है लाल किताब सीखने का और हमसे सीखने का, तो एक मन और बना लीजिए अपनी लाइफ को चेंज करने का। अगर आप में ट्रांसफॉर्मेशन करने की किसी प्रकार का अभी तक मन नहीं है तो निश्चित रूप से लाल किताब सीखना आपका व्यर्थ है। जो लोग ये सोच रहे हैं लाल किताब सीखेंगे और दूसरों को ज्ञान बांटेंगे और उससे रुपया पैसा कमाएंगे, ये उनके लिए नहीं है। जब तक आप स्वयं में परिवर्तन लेकर के नहीं आओगे, जब तक आप में कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, जब तक लाल किताब के उपायों को आप स्वयं अपने जीवन में नहीं करके देखेंगे, आपको इन उपायों पर कॉन्फिडेंस नहीं जमेगा। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन ला करके और जो लाल किताब के उपायों का मनोविज्ञान है, जब तक उनको जीवन में अपना करके आप नहीं देखेंगे, आपको ये लाल किताब की साइंस समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए केवल जो ये मात्र समझने आया कि मेरा ग्रह फलाने भाव में बैठा है और मैं 3 उपाय क्लास में से नोट कर लूंगा और कर लूंगा और मेरा वैसे ही काम चल जाएगा, ये उन लोगों के लिए भी नहीं है। देखिए, मैं पहला ऐसा आदमी हूंगा जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूं। केवल आप मात्र ये सोच करके कि मैंने वहां से सुना, मैंने यहाँ देखा, मैंने यूट्यूब पर देखा, भाई लाल किताब बहुत फेमस है, और जोश में आकर के आप लाल किताब सीखने बैठ गए, तो सावधान। लाल किताब आपको पूर्ण रूप से बदलने की बात को कहती है। अगर आप अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लेकर के आते तो ये कोर्स आपके लिए कोई खास कोर्स नहीं है।
फिर आप जहां भी जाना चाहें, जैसे अभी तक आप एंजॉय कर रहे हैं यूट्यूब को या इंस्टाग्राम को, आप करते रहिए। पर यदि आप सीरियसली लाल किताब को सीखने के इच्छुक हैं, आसान से आसान टेक्निक मैं समझाऊंगा आप लोगों को, बस आप लोगों को सीखना है। और एक और बड़ी शर्त, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हमारा कोर्स, हमारा सिखाने का तरीका बहुत इजी होता है, पर समझदार लोगों को समझ में कम आएगा, यह मैं पहले से कह दूं। जब तक मेरी क्लास चले, जब तक अपना दिमाग ना लगाएं। मेरी क्लास खत्म, उसके बाद अपना पूरा 100% दिमाग लगाएं। मेरे वीडियो को 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने। आप पूर्ण रूप स्वतंत्र हो कि क्या कहा और इम्प्लीमेंट मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो चलो, हम चर्चा करने जा रहे हैं आज सप्तम भाव पर। कुंडली में 12 भाव होते हैं, और जो सप्तम भाव होता है, जिसे विवाह का भाव कहा जाता है, लाल किताब में इसे मैदानी दुनिया कहा गया है। मैदानी दुनिया का मतलब ये होता है, ये है असली संसार। इस संसार में, जिसे हम कहते हैं घर गृहस्थी, घर गृहस्थी को किस प्रकार से निभाया जाता है। नंबर एक, घर गृहस्थी को निभाना सप्तम भाव से देखा जाता है। नंबर दो, व्यापार, व्यापार की सेंस, ये भी यहाँ सप्तम भाव से देखा जाता है। नंबर तीन, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करें ना करें, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम पार्टनरशिप करें ना करें, पार्टनरशिप करते हैं बड़े धोखे मिल जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। ये बात भी सप्तम भाव से ही पता चलता है। आपके द्वारा बचाया हुआ धन, जो आप धन बचत करते हो, वो भी सप्तम भाव से ही आता है। और बुजुर्गों के द्वारा छोड़ा गया लिक्विड मनी, यानी जो बड़े बुजुर्ग आपके लिए छोड़ गए बैंक के अंदर, आप किसी ने करोड़ रुपया छोड़ दिया, किसी ने 10 करोड़ छोड़ दिया, किसी ने 10 लाख छोड़ दिया, और किसी ने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, कुछ बड़े बुजुर्गों ने। ये सब बातें हम सप्तम भाव के द्वारा ही पता लगाते हैं। सप्तम भाव इतना प्यारा भाव है, यही आपके जीवन साथी के बारे में बताता है। चलो, इतनी बातें तो आपको पता चल गई। थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं। सप्तम भाव ऐसा भाव है जिस स्थान पर आकर के सूरज छिप जाता है। सूर्य उदय का भाव कुंडली का पहला भाव होता है, और सूरज के छिपने का भाव सप्तम भाव होता है। जो इवनिंग होती है ना, शायद सायकाल होती है, यह आपका सप्तम भाव है। और सप्तम भाव को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये दो ग्रहों से मिलकर के बना है। बड़ा सिंपल, दो ग्रहों से मिलकर के। सप्तम भाव को जब भी कहीं कोई भी प्रश्न आपको सप्तम भाव से संबंधित समझना हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये दो ग्रह बुध और शुक्र से मिलकर के बना है। यानी कि ये जो मकान है, सप्तम भाव रूपी मकान, इसकी जो जमीन है, जो प्लॉट है, वो शुक्र का है। क्योंकि यहां पर तुला राशि फॉल करती है, सप्तम राशि यानी कि तुला राशि। और एक और बात बताता हूं, लाल किताब में हर किसी का सेम लगन है। जैसे वैदिक ज्योतिष में हर व्यक्ति अलग अलग लगन का होता है, लाल किताब ने सभी को काल पुरुष की कुंडली दी हुई है, यानी कि सभी का मेष लगन है। वहां पर भाव से ही जाना जाएगा। तो काल पुरुष की जो सप्तम राशि यानी कि तुला राशि सप्तम भाव में ही फॉल करती है। ये जो बुध और शुक्र है, बुध शुक्र मिल करके आपकी घर गृहस्थी को चलाते हैं। अब दो कारण है, दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है, आप लोगों के सप्तम भाव में कोई ना कोई ग्रह हो सकता है बैठा हुआ हो। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो। बस यही दो ही सिचुएशन मिलेगी। पहला सूत्र, सातवां भाव बुध और शुक्र से मिलकर के बना है,
और शुक्र सप्तम भाव की जमीन है, और बुध उस पर बना हुआ मकान है। ये मैं बार बार आप लोगों को रिपीटली इसलिए बोलता हूं ताकि जो लोग नए हैं उनको तुरंत समझ में आ जाए, उनको ज्यादा परेशानी ना हो समझने में। अब चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उन लोगों की जिनकी जन्म पत्रिका में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, भाई जो ये लाल किताब का सूत्र क्या कहता है, क्या कोई ग्रह वहां पर बैठा हुआ होना चाहिए? तो लाल किताब का नियम समझ लो। लाल किताब कहती है कोई भी ग्रह सप्तम भाव में अच्छा नहीं। फिर से समझिए बात का, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं। जो भी ग्रह सप्तम भाव में आएगा, सप्तम भाव में बैठेगा, वो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी ही पैदा करे, किसी ना किसी बात का अंतर्द्वंद ही पैदा करेगा। यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई ना कोई फ्रिक्शन पैदा करेगा। अब भाई ग्रह तो आ गया सो आ गया, अब शादी तो करनी है, और शादी करनी भी है और शादी निभानी भी है। यहाँ पर लाल किताब की टेक्निक आप लोगों के बहुत काम आ सकती है कि ठीक है, लाल किताब ने ये कंसेप्ट तो रख दिया कि कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, पर हो गया तो उसके आगे उसकी रेमेडीज बताई गई है। पर इसको समझना कैसे है कि हमें याद ही ना करना पड़े कि भाई सूर्य सप्तम में बैठे तो क्या हो, चंद्रमा सप्तम में बैठे तो क्या हो, मंगल बैठे तो क्या हो। ये ध्यान रखिए, आपको हमारी इस क्लास में रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्रह के गुणों को समझना है, ग्रह के स्वभाव को समझना है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने आगे बढ़ जाना है, रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। सबसे पहला केस हम लेते हैं, यदि सूरज सप्तम भाव में बैठा है तो क्या होगा। देखिए लाल किताब के अनुसार सातवें भाव का जो सूरज होता है वो नीच राशि का माना जाता है। नीच राशि यानी कि ऐसी राशि जहां पर ग्रह अपना सकारात्मक असर नहीं पैदा करता। पहला तो सूत्र यही कि साहब कोई बैठा ही नहीं होना चाहिए। ऊपर से दूसरा सूत्र ये कि अगर वो सप्तम भाव में चला गया तो नीच का फल देगा। अब ये नीच का फल का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर ये ग्रह प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब ये कैसे पैदा करेगा, तो हर चीज का याद करने का तरीका समझ लो। सूरज होता है राजा, इज द किंग, और किंग की अपने गुण होते हैं, सभा होते हैं, प्रकृति होती है। पति पत्नी का जो संबंध होता है ये बहुत ही प्यारा संबंध है, बहुत ही नाजुक संबंध है। ये संबंध जितना मानसिक रूप से गहरा होगा उतनी ही मैरिज लाइफ सफल होगी। पर आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि पति पत्नी के बीच में कोई एक बंदा, दोनों में से कोई एक अपने आप को राजा समझता है। अब राजा के तो बारे में मैं क्या समझाऊं, आपने हमारे बॉलीवुड की फिल्में तो देखी ही होंगी। राजा का स्वभाव क्या होता है, राजा थोड़ा तुनक मिजाज है। और जैसा कि सूर्य, सूर्य तो गर्म प्रकृति का ग्रह है, और ऊपर से फायरी। जब भी सप्तम भाव में आएगा तो उसका स्वागत दो ग्रह करेंगे। आप ऐसे समझो, एक मकान बना हुआ है, वो प्लॉट है, प्लॉट शुक्र ग्रह का है, उस पर मकान बुध ग्रह ने बनाया हुआ है, बुध का मकान है।
और सूर्य देवता, सूर्य भगवान उस घर में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब उनका स्वागत दो ग्रह करेंगे, एक बुध और एक शुक्र। क्योंकि यहां सूरज कौन है? सूरज यहां पर मेहमान के रूप में है, ये ध्यान रखना, मेहमान के रूप में। अब आपका मेहमान कैसा है कैसा नहीं, इसी के आधार पर तय होगा ये सप्तम भाव से मिलने वाले परिणामों को किस प्रकार से देगा। एक तो सूरज की अकड़ बहुत है, राजा में अकड़ बहुत है, शान बहुत है, झुकना तो उसे पसंद ही नहीं, मक्खनबाजी तो उसे पसंद ही नहीं, अपितु वो अपने जीवन साथी से ये उम्मीद करता है जैसे मैं राजा हूं और जिधर से मैं गुजरता हूं मेरे नौकर चाकर मेरे सामने झुक जाते हैं। कोई मेरे से बहस नहीं करता, कोई मेरे से वाद विवाद नहीं करता, मैं आदेश देता हूं, सभी लोग सुनते हैं और उसको उसी के हिसाब से करते हैं। मैं, मेरा हुक्म, बस यही मेरी बात है। जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है, जो भी कुछ भी है इस घर का राजा मैं हूं, आई एम द किंग। मैं जो चाहूंगा वैसे करूंगा, इस घर को जैसे चाहूंगा वैसे मैं चलाऊंगा, यानी कि मेरी चलेगी, मेरी अपनी मर्जी चलेगी। अब आप खुद समझदार हैं, क्या घर गृहस्थी ऐसे चलती है? अच्छा, जब बुध के साथ उसका मेल होता है, जब बुध सूरज के साथ मिलता है तो बुध कहता है वेलकम। एक चीज ध्यान रखना, सूर्य और बुध आपस में परम मित्र हैं, एक दूसरे के परम सहयोगी है। ये समझो बुध जैसे ही सूरज के साथ आता है उसके बल्ले बल्ले हो जाती है। तो यहाँ बुध तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लाल किताब में शुक्र कहते हैं महिला को, स्त्री को, यानी कि पत्नी को। और आप में से कुछ महिलाएं हैं, वो कहेंगे रे पंडित जी, अगर पुरुष का तो चलो समझ में आ गया, शुक्र स्त्री है, पर हम स्त्रियों का अगर सूर्य सप्तम भाव में होगा तो हमारा जो शुक्र कुंडली में बैठा होगा वो क्या है? वो आपका जीवन साथी शुक्र है। पर ध्यान रहे, सूत्र यहां लिखने वाली बात क्या आ गई? सूरज और शुक्र का मेल अच्छा नहीं माना जाता। फिर से बोल रहा हूं, सूरज और शुक्र का मेल अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो सूरज और शुक्र वास्तव में मिल जाए तो मसनूई ग्रह बन जाता है बृहस्पति, पर अभी हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, वो क्लास में चर्चा करेंगे। अब इतना समझ लीजिए, अगर सूरज और शुक्र की युति हो जाए, इट्स नॉट गुड फॉर द मैरिज लाइफ। सूरज शुक्र के घर में है इस समय, तो परेशान कौन होगा? महिला परेशान हो जाएगी। यानी किसी पुरुष की कुंडली में सूरज सप्तम भाव में दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन, पत्नी से उसका मन मुटाव हमेशा बना रहेगा, आपस में अनबन रहेगी। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? दूसरी क्या स्थिति बनेगी? पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा या दोनों में अनबन रहेगी, पर फ्रिक्शन जरूर रहेगा। ये समझ लीजिए, ये सूत्र कभी भी खराब नहीं गया है, बड़ा सटीक सूत्र है। सूर्य जिसका भी सप्तम भाव में है, अगर सूरज अकेला सप्तम भाव में है तो ये और भी डेंजरस है। अच्छा हो कि इसके साथ बुध आ जाए तो फिर भी स्थिति कुछ संभल जाती है। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, बस हाँ काम चलाऊ टाइप हो जाती है। अदरवाइज मियाँ बीबी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। एक्चुअली में अभी हमें यहाँ पे समझना होगा स्त्री क्या चाहती है। स्त्री को प्रेम की तलाश है, वो अपना प्रेमी ढूंढती है विवाह के बाद, यानी पति रूप में प्रेमी को ढूंढ रही है। और प्रेमी कैसा चाहिए उसे? जो उसको पैम्पर करे। और पति जी बन गए राजा महाराजा, अब वो पैम्पर करना जानते ही नहीं, उनको ये कला आती ही नहीं। पत्नी तो हर बात को बताने वाली होती है। जो भी घटना उसके घर में हो रही है, जो उसके मोहल्ले में हो रही है,
उसकी रिश्तेदारी में हो रही है, वो चाहती कि मैं हर बात शेयर करूं, क्योंकि पत्नी इमोशनल है, महिलाएं इमोशनल होती हैं। वो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा शेयर करना चाहती हैं, खास करके अपने हस्बैंड के साथ। और पति कहे ये बकवास बंद करो, ये बकवास बातें मुझे सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ, मुझे तुम्हारी कुछ नहीं सुननी है, काम की बात ही करा करो, ये फालतू बात मेरे सामने करने की जरूरत नहीं। अब उसका मन टूट गया बेचारी का कि ये कहा अपने आप को, सुनता ही नहीं, एक भी बात समझता ही नहीं, अपनी ही अपनी चलाता रहता है। हाँ, जो बात कह देगा बस कहेगा इसके बाद मुझे कोई बात नहीं सुननी, घर में तो यही होगा। तो उससे क्या होगा, पत्नी का मन खराब हो जाएगा, यानी कि शुक्र पीड़ित हो गया। शुक्र के पीड़ित होने का मतलब ही है कि जीवन साथी पीड़ित हो गया, उसके मन में उदासी आ गई, हताशा हो गई, निराशा हो गई। और मन के रोग ही शरीर में शारीरिक रोगों में कन्वर्ट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, शुक्र प्रेम है, शुक्र खुशी है। अगर जीवन में प्रेम नहीं मिलेगा, जीवन में खुशी नहीं मिलेगी, जीवन में अच्छे रिलेशन नहीं मिलेंगे। अच्छा रिलेशन मिलना भी शुक्र ग्रह पर ही निर्भर करता है। तो सूत्र क्या बना, सूरज सप्तम भाव में शुक्र को खराब कर देता है। अब बेशक आपका शुक्र कुंडली में किसी भी कहीं पर भी बैठा हो, यानी चाहे वो अष्टम भाव में बैठ जाए, चाहे छठे में बैठ जाए, अगर जहां पर भी सूरज अकेला सप्तम में बैठ गया, उसने मैरिज लाइफ को काफी ज्यादा डेंट मार दिया। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो अगर किसी व्यक्ति का है, उसे समझाओ कि बाबूजी आप बाहर राजा बने घूमते रहो पगड़ी लगा करके, पर घर में जब भी आओ तो झुक करके आइए। आपको अपनी राजाई घर के बाहर रखनी पड़ेगी, घर में आप राजा नहीं हो। घर में भैया वो भी रानी है, जिसको जिसके साथ तुम शादी करके लेके आए हो, उसकी भी बात पूरी पूरी सुनो, उसकी सुनना तुम्हें बहुत जरूरी है। तुम्हें जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो पूरी निभानी है। अब सूरज वाला आदमी पता क्या कहता है, हर जिम्मेदारी निभाता हूँ, एक साड़ी मांगती है दो दिलाता हूँ, एक गाड़ी मांगती है दो दिलाता हूं, क्योंकि सप्तम भाव का सूरज वाला व्यक्ति पैसे में कोई कमी नहीं होती, हर मेटेरियलिस्टिक चीज की कमी को पूरा कर देता है अपने जीवन साथी। क्या नहीं पूरा कर पाता है, इमोशंस को नहीं समझ पाता, इमोशंस को समझने की कला नहीं है। यानी कि पत्नी के मनोभाव की क्या कैसे हैं, पत्नी की मनस्थिति कैसी है, वो उसको नहीं समझ पाता है। यही कारण है कि घर गृहस्थी के अंदर दरार पैदा हो जाती है, रोग पैदा होते हैं, कलह कलह का वातावरण बन जाता है। और यदि अन्य ग्रह, अन्य पाप ग्रह अगर रोल अदा कर दें, पार्टिसिपेट कर दें, तो तलाक होते देर नहीं लगती है, सेपरेशंस होते देर नहीं लगती है। अब एक और कमाल की बात, सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठा है तो इसे कहा जाता है स्त्री श्राप। 9 प्रकार के श्राप का वर्णन है हमारे लाल किताब में। स्त्री श्राप का मतलब होता है पूर्व जन्म का ऐसा श्राप जो आपको किसी महिला के द्वारा दिया गया है, यानी कि पिछले जन्म में भी आपने किसी महिला को बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था, रिलेशनशिप में आपने उनके साथ चीटिंग की थी। उसी चीटिंग का दुष्परिणाम आपको इस जन्म में मिल रहा है कि आपका सूरज सप्तम भाव में आ गया है। अब होगा क्या, वो पत्नी बदला लेगी। राजा तो सोच रहा है कि मैं राजा हूं, आई एम द किंग, ये इसकी मेरे सामने कुछ नहीं चलती, मैं इसकी चलने ही नहीं दूंगा घर में। पर वो स्त्री भी आपसे बराबर का बदला लेगी, गिन गिन के बदले लेगी। यानी आपकी पत्नी आपको इतना परेशान करती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसकी इज्जत का कचरा कर देगी, जहां उसे उम्मीद नहीं है वहां उसकी इज्जत का कचरा कर देगी। स्त्री श्राप में कई बार शादी तो चलती रहती है, पर मन से तलाक बहुत जल्दी हो जाता है, कि व्यक्ति कई बार तो पीछा छुड़वाने के चक्कर में ही लगा रहता है।
कि किसी तरह भगवान पीछा छूट जाए। और कुछ लोग तो हमारे पास इस कदर भी आते हैं कि वो कहते हैं कि आचार्य जी, इतना क्या बुरा हमने ऐसा कर दिया था कि हमारी पत्नी हमसे दुश्मनों की तरह व्यवहार करती है। अच्छा, अगर ये महिला की कुंडली में सूर्य सप्तम में होगा तो उसको पति पति के साथ कष्ट होगा, लड़के की कुंडली में होगा तो पत्नी के द्वारा कष्ट होगा, और या अगर जीवन साथी बीमार हो गया तो बस उसकी दवाइयां करते रहेगा, उसके इलाज के ऊपर पैसा खर्चा लगता। कुल मिलाकर के मैरिज लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसके लिए उनको रेमेडी क्या करनी चाहिए? सूर्य के उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, सूर्य का उपवास रखें, यानी कि संडे के दिन ऐसे लोगों को उपवास रखने चाहिए जिनका भी सूर्य सप्तम में बैठा है। पहली रेमेडी, नमक का सेवन संडे के दिन नहीं करना, सरसों के तेल का सेवन संडे के दिन नहीं करना, और नियम बना ले गायत्री मंत्र का जप करने का। डेली 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में गायत्री मंत्र का जप करना, क्योंकि गायत्री मंत्र जप करने से वो राजा वाली प्रकृति गायब हो जाती है, आदमी में भक्ति भाव आता है और बहुत ध्यान अवस्था में वो जाने लगता है, मन से शांत होने लगता है। क्योंकि सूर्य जब सप्तम भाव में होता है ना, आदमी एकदम से भटकता है, एकदम नैगिंग नेचर होता है। ये सामान यहाँ क्यों रखा, चाबी यहाँ क्यों रख दी, बोतल यहाँ क्यों रख दी, चप्पल यहाँ पर क्यों पड़ी है। घर में घुसते ही वो ये कोशिश करेगा, देखो आज घर में क्या कमी है। जहां जहां कमी होगी अपनी वाइफ को सुनाए बगैर मानेगा नहीं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। काली गाय की सेवा करना। काली गाय, ये भी मैं बताऊंगा काली गाय का यहाँ पर क्या संबंध बना। क्योंकि सप्तम भाव में शनि ग्रह उच्च के होते हैं, सूर्य नीच राशि के होते हैं, शनि ग्रह यहाँ पर उच्च के होते हैं। शनि का काला रंग से लिया गया है काली गाय। ये जब हमारी कक्षाएं चलेगी, जब हम और डिटेल पे चर्चा कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना रखे कि जिसका सूरज सप्तम भाव में है उसे काली गाय की सेवा करनी चाहिए। यदि पत्नी की तबीयत खराब हो गई और कई कोई महिला है और उसका पति बीमार रहता है, तो उसे अपने वजन के 10वें हिस्से का, यानी खुद का वजन उसका 10वां हिस्सा, हर संडे के दिन गौशाला में जाए, गेहूं या बाजरा गौशाला में उन्हें दान करना चाहिए। अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो 7 तांबे के चकोर टुकड़े संडे के दिन 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में भरी दोपहरी में पार्क में जाकर के, गार्डन में जाकर के, घास वाली जमीन में जाकर के दबा दे। तो ये उपाय करने से धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है। वैसे तो लाल किताब इसे कहती है घर गृहस्थी से भागा हुआ साधु, यानी कि उसके मन में वैराग्य भी रहता है। यार मैं, ऐसी मैरिज लाइफ मुझे मिली है कि दिल करता छोड़ के भाग जाऊं बस। वैराग्य बार बार उत्पन्न होता है उनके मन के अंदर, बार बार ख्याल आते हैं कि मैं संन्यास ले लूं या घर से दूर चला जाऊं। जैसे ही वो घर से दूर जाते हैं थोड़ा मेंटली रिलीफ में रह जाते हैं, थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्तियों में चले जाते हैं, मेंटली रिलीफ मिल जाता है। हाँ, ये बात भी आप सूत्र लिख सकते हो कि जितने धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं थोड़ा मेंटली रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि धर्म, पाठ, पूजा, भगवान, ज्ञान, ये सब आपके अहंकार को तोड़ते हैं। आपकी राजा होने की जो प्रवृत्तियां हैं इस पर चोट मारते हैं। आप किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो वो भी आपके चोट मारता है, आपके अहंकार को चोट मारता है, आपके अहम को चोट मारता है। तो जब भी हम धर्म और ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो कुछ अकल आ जाती है और हमें लगता है यार ये जो पिछले जन्म का जो स्त्री श्राप है, इस जन्म में अगर हमें इसको पूरा करना है तो जो भगवान ने जिम्मेवारी दी है वो हमें पूरी करनी है। फिर बात आएगी ध्यान से सुनना,
सूर्य सप्तम भाव में हो, पैसे की कोई कमी नहीं होती। वो जिम्मेदारियां, मेटेरियलिस्टिक चीजों की हर जिम्मेदारी वो व्यक्ति निभाता है। ऐसा नहीं उन जिम्मेवारियों से नहीं भागता। संतान की जिम्मेवारी निभाता है, घर गृहस्थी की जिम्मेवारी निभाता है, बस एक ही जिम्मेदारी नहीं निभाता, वो है पत्नी के साथ अच्छे संबंधों की। जैसे भी पत्नी के साथ वो सही ढंग से बैठता है, कोई ना कोई पत्नी ने ऐसी वैसी बात कह दी, वो उसी समय भड़क जाता। क्यों, ये ध्यान रहे, राजा है, परंतु अब समय राजाओं का राज गया है। पहले तो राजा कहते थे, अच्छा मेरे सामने बोला तूने, दूसरी ला रहा हूं, कल ही दूसरी ला रहा हूं, और वो दूसरी ले आते थे। दूसरी ने बदमाशी जरा सी भी करी, वो तीसरी ले आता था। तीसरी ने ज्यादा नोक झोंक करी, वो चौथी ले आता था। अब थोड़ी ऐसा हो जाएगा, अब तो हो नहीं सकता। तो आपस में कंपटीशन हो जाता था, इसलिए वो आपस में ही लड़ती रहती थी, वो थोड़ा बच जाता था। अब चक्कर ऐसा हो नहीं सकता, एक ही विवाह में ये संभव नहीं है, तो समस्या खड़ी हो जाती। ऐसे में बिल्कुल भी देरी ना करें और तुरंत लाल किताब के जीवन में उपाय अपनाएं और आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो, दूसरे ग्रह पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा ग्रह लेते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति के बारे में लाल किताब कहती है, गृहस्थी का कैद साधु। अब देखो, वो व्यक्ति था जो भागा हुआ था, गृहस्थी से भाग करके साधु बना, वो था सूर्य सप्तम भाव में। परंतु गुरु अगर सप्तम भाव में है, तो इसका मतलब एक साधु व्यक्ति था, वो बेचारे का गलती से शादी हो गई, मतलब शादी होनी तो नहीं चाहिए थी, पर हो गई उसकी, तो उसे कहा गया गृहस्थ का कैद साधु। इनके साथ भी बड़ी समस्या है। गुरु का एट्रीब्यूट्स क्या है? गुरु ज्ञान का ग्रह है। गुरु के पास इतना ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, इस संसार का भी ज्ञान है, और इस संसार से विदा होने के बाद, यानी मरने के बाद हम सबका क्या होगा, उस लेवल का ज्ञान जिसे हम आत्मा का ज्ञान बोलते हैं। आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान ये गुरु के पास होता है। महाज्ञानी व्यक्ति है, और महाज्ञानी व्यक्ति के साथ एक समस्या होती है, उसका अहंकार, उसकी ईगो। अब ज्ञानी आदमी को, उसको भी झुकना नहीं आता। वो देखता हर आदमी तो तेरे सामने झुकता है, तो घर गृहस्थी के मामले में वो भी बेचारा कमजोर है। सबसे अच्छा तरीका, अगर गुरु सप्तम में आ जाए, पति या पत्नी में से दोनों में से किसी एक को निश्चित कर लेना चाहिए, किसी दूसरे को ही गुरु मान लेना चाहिए। या तो पत्नी को गुरु मान ले, या पत्नी पति को गुरु मान ले। कहने का मतलब डिसाइड कर ले भाई, ये जो बोल रहा है, जो प्रवचन दे रहा है, क्योंकि गुरु की आदत है प्रवचन देने की, और घर गृहस्थी में प्रवचन का कोई काम। वैसे भी सप्तम भाव का मतलब ही सूरज छिप रहा है, सांझ हो रही है। सांझ होने के बाद का जो समय है, वो प्रेम संबंधों का है, पति पत्नी के प्रेम संबंधों का समय है, मीठी मीठी बातें करने का समय है। यहाँ पर ज्ञान और गीता का उपदेश, वेद शास्त्र पुराण, इन सब की कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर गुरु सप्तम भाव में हो, तो ज्यादा ज्ञान बखारने की आवश्यकता नहीं है। खास करके अपने जीवन साथी से ज्ञान की बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि सप्तम भाव में जीवन साथी चाहता है घर गृहस्थी को चलाएं और प्रेम और आनंद पूर्वक रहें। प्रेम की चर्चा ये भाव मांगता है। जितनी इंटेलिजेंसी से और प्रेम से सप्तम भाव यानी कि विवाह को चलाएंगे, उतनी ही घर गृहस्थी अच्छे तरह से चलेगी। ध्यान रहे, सातवां भाव शुक्र का है, और शुक्र अच्छे प्रेम संबंधों का है, मीठे मीठे प्रेम संबंधों का है, इमोशंस का है ये। यहां पर किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु आ गया, उन्हें मना कर दिया जाता है, घर में तो मंदिर बिल्कुल नहीं बनाना, पाठ पूजा बिल्कुल नहीं करनी, और शाम हो गई, आस्था चैनल तो बिल्कुल नहीं लगाना, सुनील वशिष्ठ का चैनल भी नहीं देखना, क्योंकि वहां भी कभी कभी प्रवचन चल जाते हैं, तो वो सब अलाउ नहीं है।
सिर्फ प्रेम संबंधों की बातें करेंगे तो घर गृहस्थी चलेगी। अगर घर में गलती से मंदिर बना लिया है तो मंदिर हटा दे, नहीं हटा सकते कोई बात नहीं, पर उस मंदिर में बैठ करके राम नाम जप ना करें, गीता के वचन ना सुने, प्रवचन ना सुने, पर कहे जी बिना धर्म के, बिना ज्ञान के, बिना गुरु के फिर क्या करेंगे। मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, धर्म स्थान में जाएं, तीर्थ स्थान में जाएं। जब भी पूजा करने का मन हो, बाहर मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, किसी को गुरु बना सकते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु गुरु जी को अपने घर पर बुलाना अलाउड नहीं। अगर गुरु जी आ जाओ, और गुरु जी अगर सप्तम भाव में हो तो मामला गड़बड़ हो सकता है। हम देखो भारती जसानी जी बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, भारती जी बाद में समय आएगा जब आप क्वेश्चन रख। गुरु आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति ये ध्यान रखे, पति पत्नी को या तो ब्रह्मचर्य की बात को समझाएगा, नियम कानूनों की बात को करेगा, और प्रेम में भैया कोई नियम कानून काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। प्रेम प्रेम है, प्रेम बहती नदी की तरह होता है, ये बस बहता रहना चाहिए। ये प्रेम की नैया ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। विवाह मूर्खता का खेल है, कि जितनी अच्छी तरह से मूर्खता मूर्खता में हो जाता है उतनी अच्छी घर गृहस्थी चलती है। जो ज्यादा वो करता है ना, वो ज्यादा ठीक नहीं है। इसको सीरियस तरीके से चलाने से ये चीजें बिगड़ जाती हैं, और अपना जैसा अपना पद, अपना मान, अपना सम्मान, अपना ज्ञान, जो व्यक्ति जितना अपने मैरिज लाइफ में लगाने की कोशिश करता है वो उतना खराब हो जाता है। अगर आप जज हैं, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप उच्चाधिकारी हैं, आप बड़े नेता हैं, आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर आप घर में भी ये सब कुछ है ना, तो घर गृहस्थी जीरो है। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं। अपने अपने पदों को जो घर के बाहर रख करके आ जाता है और एक प्रेमी की तरह घर में प्रवेश करता है, वो एक अच्छी मैरिज लाइफ को निभा सकता है। तो पहला यहाँ पर क्या सूत्र बना, भाई सिंपल सी बात है, अपने घर के अंदर पाठ पूजा ना करे, साधु संतों का ज्यादा साथ ना करे कि बुला ले, और भजन मंडली कई होता है ना, भजन करेंगे जी आ जाओ, बुला लो, अपने 5-7 आदमी इकट्ठे कर लिए, वो चीजें यहाँ पर ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बड़ा अच्छा उपाय कर सकते हो आप, अगर ज्यादा दिक्कत महसूस हो, एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें सोने की चीजें, सोने का कोई भी आभूषण ले सकते हो, अपनी सिंपल अंगूठी निकाल दो जो काम ना आ रही हो, उसको पीले कपड़े में गांठ बांध करके अपने धन स्थान पे रखो, छिपा कर, और उसमें धन स्थान पर जो ये पीला कपड़ा रखा गया है, इसमें सोना जब जब आपको आपके पास हो ज्यादा, तो उसको आप उसमें डालते जाएं, उसको जोड़ते जाएं। आप देखेंगे इससे आपके घर में बचत भी बहुत आएगी, और घर गृहस्थी भी ठीक हो जाएगी। चलो अब आगे का चलते हैं, चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्र ग्रह सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। सप्तम भाव के चंद्रमा को मां लक्ष्मी का पूत कहा गया है, यानी कि ऐसा जातक सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, पर खूब पैसा कमाता है, पर उस पैसे को वो एंजॉय नहीं कर पाता। सूर्य जिस प्रकार से सप्तम भाव में होने पर स्त्री श्राप लगता है, उसी प्रकार से चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से स्त्री श्राप बनता है। देखो आज दो स्त्री श्राप को दो तरह से समझा, सप्तम भाव में सूरज हो तो भी स्त्री श्राप, चंद्रमा हो तो भी स्त्री श्राप। अब समझिए कैसे हुआ। बुध और शुक्र के घर में चंद्रमा आए, चंद्र और शुक्र जब मिलते हैं तो इसे कहा जाता है सास बहू का झगड़ा। अब यहां दो स्थितियां बनती हैं, या तो उनकी घर गृहस्थी के बीच में उनकी सास
लड़ाई झगड़ा बार बार करवाएगी। और अगर सास उन दोनों के बीच में नहीं रहती तो पति पत्नी ही एक दूसरे के सास बन जाएंगे, एक बहू बन जाएगी, एक सास बन जाएगी। जैसे एक सास छोटी छोटी बातों पे ताने मारती रहती है ना, छोटी छोटी बातों पे पूछती रहती है, उसको परेशान करती रहती है, उसको इमोशनली हर्ट करती रहती है, और बहू अपनी सास को परेशान करती रहती है। दोनों पति पत्नी सास बहू की तरह एक दूसरे से सुबह से शाम तक झगड़ते ही रहेंगे। ये चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से हो जाता है, इसमें बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, ये अक्सर पकड़ में नहीं आते। सप्तम भाव का चंद्रमा होता है, जबान के बड़े मीठे होते हैं, बोलते बड़े प्यार से, क्योंकि चंद्रमा शीतल है ना, शांत है। चंद्रमा माँ होती है, शुक्र पत्नी होती है। एक आपकी माँ है और एक आपकी पत्नी है, हो गए ना सास बहू, तो सास बहू का हो गया झगड़ा। बुध ग्रह जो होता है वो बेटी होता है। चंद्रमा बुध के साथ जब मिलता है तो माँ बेटी की भी आपस में नहीं बनती, ये भी ध्यान में रख। ये बड़ी समस्या है, इसीलिए इसको कहा गया है स्त्री श्राप। क्या करना चाहिए? किसी भी व्यक्ति के सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो, अगर वो पुरुष है तो जैसे ही वो शादी करके अपनी पत्नी को लेके आता है तो अपने ससुराल से अपनी पत्नी को कहे चावल चांदी, दो चीजें जरूर, और हो सके तो मोती भी, चावल चांदी मोती वो अपने साथ जरूर लेकर के आए। और जो वो लेकर के आएगी उसको अपने घर में स्थापित कर दो। एक तो ससुराल का लाया हुआ हो गया, और आपको क्या करना है कि चंद्रमा के सप्तम का नेगेटिव परिणाम ना मिले तो क्या करना चाहिए कि चावलों को, किस, अपनी वाइफ के वजन के बराबर के चावल, उनको कायम कर दो अपने घर में। कायम करने का मतलब एक जगह रख दो, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव से तुनक मिजाजी चलती रहती, छीटाकछी चलती रहती, कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ होती रहती है। और स्त्री श्राप होने की वजह से बार बार उनके मन में ख्याल आते, जहां जहां स्त्री श्राप होगा ये मन में ख्याल होगा कि काश ये भाग जाए, कभी मन करता है काश हम भाग जाए, शादी टूट जाए तो अच्छी बात, पिंड छूटे, मतलब इस तरह के मन में ख्याल बार बार आते रहते हैं। मंगल ग्रह यदि सप्तम भाव में हो तो क्या हो? मंगल ग्रह को ब्रह्मचारी ग्रह कहा गया है। अब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि बुध और शुक्र के घर में एक पहलवान एंट्री ले गया है, एक ब्रह्मचारी एंट्री ले गया है। सप्तम भाव में मंगल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। मंगल क्रोध के कारक ग्रह है, लड़ाई झगड़े के कारक है, मुकदमेबाजी के कारक है, और सबसे बड़ी बात, ये डिजायर के प्लेनेट, इच्छाएं बढ़ा देते हैं, काम काम शक्ति बढ़ा देते हैं, कामना पूर्ति के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर जाते हैं। कई बार तो एक से अधिक शादियां कर बैठते हैं। मंगल सप्तम में हो तो लड़ाई झगड़ा हो तो वो तो चलो सुलटा जाए, एक से अधिक शादियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, या एक से अधिक संबंध बनाने के में बड़े आतुर रहते हैं। जिनका मंगल सप्तम भाव में हो पूरा प्रयास करते हैं कि एक से अधिक जगहों पर रिलेशन बन जाए, संबंध बन जाए, और बाद में पछताते भी हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, परेशानियां भी होती है, सेपरेशंस भी होते हैं, और कई बार तो संबंध मुकदमेबाजियों में बदल जाते हैं। मंगल सब अगर सप्तम भाव में है तो उसका इलाज निश्चित रूप से अच्छे तरह से करना चाहिए, नहीं तो समस्या बहुत बढ़ जाती है। वैसे तो ये मांगलिक दोष भी कहलाता है, पर लाल किताब में जब आप आगे बढ़ेंगे, मंगल दोष के अलावा भी मांगलिक दोष से ज्यादा नेगेटिव मंगल बद को माना जाता है। मंगल बद कैसे बनता है आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। मंगल बद हो जाए और वो सप्तम भाव में बैठ जाए तो शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और जिन लोगों का मंगल बद नहीं है और केवल बैठा हुआ है वहां पर, तो उसको कुछ उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, उन्हें हमेशा मंगलवार के दिन लाल फल
या लाल मिठाई का दान तो जरूर करना ही चाहिए। ये ना हो सके तो कम से कम 700 ग्राम गुड़ गौशाला में जाकर के गायों को खिलाएं। और ये संडे के दिन करें या ट्यूसडे के दिन करें, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर ज्यादा उत्तम रहेगा। क्रोध अत्यधिक आए, जिन लोगों को सप्तम भाव में बैठा हो मंगल, कई बार क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, जबकि वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। वो अपनी एनर्जी को सही ढंग से चैनलाइज नहीं कर पाते। ये यहाँ पर बड़ी समस्या है। अब मंगल का बुध के घर में आना, मंगल बुध का खेल अच्छा नहीं होता। मंगल शुक्र एक साथ आ जाए, ये भी खेल अच्छा नहीं होता। आगे कोर्स में आप पढ़ेंगे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को साली से दूरी बना करके रहनी चाहिए, मौसी से दूरी बना के रहनी चाहिए। घर में तोता मैना टाइप के पक्षी नहीं पालने चाहिए। और जब भी कोई बहन बेटी घर में आए तो उसे लाल रंग का फल, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग का वस्त्र, ये तीन चीजें दे करके ही घर से विदा करें। उसे बहन बेटी से नहीं लड़ना चाहिए। बहन बेटी से लड़ेगा तो झगड़ा हो जाएगा, तो बड़ा संकट कट जाएगा, बुध ग्रह उसका खराब हो जाएगा बुरी तरीके से। और जिनका मंगल सप्तम में बैठता है, बुध उनका वास्तव में गड़बड़ हो जाता है। और बुध के बहुत ज्यादा रोल हैं। बुध हमें व्यापार करवाता है, बुध हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, और व्यापार की स्किल तो बुध से ही आती है। कई लोगों को पता नहीं होता और वो व्यापार में घाटा पे घाटा खाए चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कहाँ से दिक्कत आ रही है। चाल चलन को नेक रखना। हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो चाल चलन तो नेक हो जाएगा। हनुमान जी ब्रह्मचारी, ये ज्ञान यही देते हैं। एक पत्नी व्रतधारी रहो, वही ज्यादा बढ़िया भैया, ज्यादा चक्रों में ना पड़ो, नहीं समस्या फंस जाएगी आपको जीवन के अंदर। चाल चलन सही रखना चाहिए। ध्यान रहे, लाल किताब चरित्र निर्माण पर बहुत ज्यादा जोर देती है। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे नहीं पहनने चाहिए, किस तरह से अपने रिश्तों को निभाना चाहिए, बहुत बारीकी से लाल किताब इसके विषय में आप लोगों को बताती है। चलो अभी मंगल तक हो गया। अब हम चलते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह यदि सप्तम भाव में हो, वैसे तो इसे पारस मणि के समान कहा गया है, पारस पत्थर के तरह कहा गया है सप्तम भाव में बुध हो। पर एक सूत्र ये भी कहता है, अकेला बुध कोई खास अच्छा नहीं होता, बड़े अच्छे परिणाम नहीं देता। फिर भी अगर ये सूरज के साथ बुध आ गया है तो इंसान को अंदरूनी बुद्धि दे देता है। सप्तम भाव आंतरिक बुद्धि का भी है। आंतरिक बुद्धि का मतलब जिसको सीखना ना पड़े, ऐसा ज्ञान जो उसको बचपन से बाई बर्थ हो, अपने आप ही वो डेवलप हुआ, उसे खुद को ही नहीं पता ये मुझे कब आ गया, मैंने कब सीख लिया। जैसे कुछ लोग सिंगिंग, गाना सीख लेते हैं, कुछ लोग एक्टिंग सीख लेते हैं, कुछ लोग राइटिंग स्किल सीख लेते हैं, कुछ लोग पेंटिंग सीख लेते हैं। उन्होंने कोई खास विशेष कहीं से सीखा हुआ नहीं होता है, बस करने लग जाते हैं और होता चला जाता है। तो आंतरिक ज्ञान ये भी सप्तम भाव की ही देन होती है। अगर सप्तम भाव में बुध है, मां दुर्गा की उपासना करें। दुर्गा पूजन जितना करेंगे उतना अच्छा, कन्या पूजन जितना करेंगे उतना अच्छा। हाँ, यहाँ पर भी है कि साली से दूरी बना के रखें, बढ़िया रहेगा। निसंकट कई बार आ जाता है। जितने भी फाइनेंशियली फ्रॉड होते हैं, जितने भी ये स्कैम सुनते हो, ये सब बाहर लेकर के बुध ग्रह ही आता है। बुध को लोग बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखते, पर लाल किताब कहती है सिर्फ दो ही ग्रह ढंग से देखो भाई, गुरु को देखो और बुध को देखो। जिसका गुरु अच्छा है, जिसका बुध अच्छा है, अगर दो ग्रह अच्छे हैं तो कुंडली वैसी ही अच्छी है। फिर बाकियों को तो अपने आप ये गुरु और बुध अपने आप संभाल लेते हैं। पर अक्सर हम लोग देखते होंगे ज्योतिष शास्त्र में बुध को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया नहीं जाता।
परंतु बुध बहुत कुछ कारनामे करने वाला होता है। ये बहुत गड़बड़ियां कर सकता है। और जबान तो बुध से ही आती है, पिटवा भी देता है, कई बार उल्टा सीधा बोल देता हूँ। और यही जबान ऐसी होती है, मीठा बोलने पर यही धन कमवाती है। कहते हैं मीठा बोलने वाले की मिर्च बिक जाती है, कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता। ये बुध की खासियत है। तो बुध में वो कला है। अगर सप्तम भाव में बुध है तो ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। छोटी कन्याओं का पूजन समय समय पर करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है कन्या पूजन करने से। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह यदि सप्तम भाव में हो तो क्या होगा? अच्छा, शुक्र का अपने ही घर में आना हुआ, पर यहां पर शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता। आपको जानकर के हैरानी होगी, लाल किताब कहती है शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो ये आपकी घर गृहस्थी को खराब भी कर सकता है अगर जरा सी आपने गड़बड़ी की। क्योंकि शुक्र भोग का ग्रह है, लग्जरी का ग्रह है। उसको कंफर्ट चाहिए, उसको हर चीज मन पसंद चाहिए। अगर जरा सा भी उसको लगा यार ये मन पसंद चीज नहीं है, मामला बिगड़ जाता है। कई बार ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाते देर नहीं लगाते। इसलिए कहा जाता है दो विवाह भी ये करवा सकता है। इसलिए लाल किताब में रेमेडी है, यदि शुक्र सप्तम भाव में है, बेशक उसके एक्स्ट्रा रिलेशन है या नहीं है, या नहीं बनने के चांस है, फिर भी उसे अपने जीवन साथी से दोबारा फेरे किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के जरूर कर लेने चाहिए। इससे दो विवाह वाला जो योग है वो हट जाता है। गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके पत्नी को गायनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा कर सकता है। अगर ऐसी समस्या आए तो अपने वजन के बराबर जौ गौशाला में जाकर के दान करना चाहिए। और अपना चाल चलन नेक रखें, ये तो हर एक में है। फ्री का सामान ना लें, नेक चाल चलन रखें, ये तो लाल किताब में हर ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। शनि ग्रह यदि सप्तम भाव में हो तो याद करो, मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को कि सप्तम भाव का शनि जो है उच्च का माना जाता है। और यदि शनि उच्च का है तो एक तो चीज क्लियर है, धन धान्य की जीवन में कोई कमी नहीं होती है। जीवन में मेटेरियलिस्टिक सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। पर ये मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैदा करता रहता है। शनि जिनके भी सप्तम भाव में हो उनको शादी लेट हो सकती है, पर एक शर्त पे जल्दी हो सकती है। अगर वो किसी प्रकार की कोई इच्छा ही ना रखे कि कैसी पत्नी मिलनी चाहिए, कैसा पति मिलना चाहिए, बस वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर छोड़ देगा शनि सप्तम भाव में, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अरे यार इसका शनि सप्तम भाव में इसलिए शादी देर से हो रही है। पर कोई कहेगा जी मेरा तो 19वें साल में ही शादी हो गई, मेरे 21वें साल में ही शादी हो गई। शादी जल्दी शनि जब कराता है जब आपकी कोई उम्मीद, कोई इच्छा स्पेशली नहीं होती कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए, मुझे वैसी चाहिए, मुझे इतनी पढ़ी लिखी चाहिए, मुझे अगर कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं है, भगवान भरोसे हैं, तो शादी भी जल्दी होगी और शादी चलेगी भी अच्छे तरीके से। क्योंकि घर में धन धान्य की तो कोई कमी है ही नहीं। फिर भी जब हम क्लास में होंगे डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि शनि सप्तम में है पर सूरज कुंडली के 12वें घर में बैठा है, पहले घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, तो ये मैरिज लाइफ को खराब कर सकता है। ये बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, तलाक भी करवा सकता है, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऐसे में
जिनका भी शनि सप्तम भाव में हो उन्हें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, काला कुत्ता घर में पालना चाहें तो पाल सकते हैं, नहीं काली गाय की सेवा तो उन्हें करते रहना चाहिए। फिर भी प्रयास करें कि ज्यादा कुछ हेरा फेरी करने का प्रयास ना करें, शनि पकड़वा देता है। सप्तम भाव में शनि हो और कोई ज्यादा चालाकी दिखा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की कोशिश करे, समस्या हो जाती है, ये पकड़े जरूर जाते हैं। वैसे शनि को सप्तम भाव में बड़ा अच्छा माना गया है धन धान्य के मामले में, इसलिए लाल किताब लिखती है कलम विधाता की, मतलब भगवान के द्वारा लिखी हुई लेखनी से लिखी कलम उसकी, बशर्ते शनि के अलावा कोई और ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए, या और कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो सब कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर राहु सप्तम भाव में बैठे हो तो क्या हो? सप्तम भाव का राहु भी स्त्री श्राप पैदा करता है। पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री भी करवा सकता है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो जिनका भी सप्तम भाव में राहु है उन्हें बड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अगर जरा से चूक जाए तो फिर समस्या ही समस्या बढ़ जाती है। उसका समाधान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करवाना चाहिए। और ध्यान रहे, जब मैं बार बार कह रहा हूं स्त्री श्राप आसानी से नहीं जाता। इसको 3 साल से 5 साल का समय लगता है। इतने लंबे समय तक उपाय करेंगे तो स्त्री श्राप धीरे धीरे शांत होने लगता है। 3 जगह से मैंने आज स्त्री श्राप बताया। सूर्य सप्तम में हो तो स्त्री श्राप, चंद्रमा सप्तम में हो तो स्त्री श्राप, राहु सप्तम में हो तो स्त्री श्राप। और स्त्री श्राप को डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। अगर राहु सप्तम भाव में है तो जरूर ज्योतिषी से मिलो। मैं यहाँ पर जानबूझ के रेमेडी ज्यादा नहीं बताऊंगा। हो सके किसी के होगा, वो रेमेडी करेगा, गलती हो सकती है, बिल्कुल गलती हो सकती है, तो वो चक्कर में नहीं पड़ना है। केतु यदि सप्तम भाव में हो, विवाह स्थान में केतु, केतु गड़बड़ियां बहुत कराता है, मिस्टेक्स बहुत कराता है, शादी ही नहीं समझ में आती। कई कई 5-5 साल हो जाते शादी को, यही समझ में नहीं आता शादी चलानी कैसे, चलती रहती धक्के मार के चलती रहती है, और गलती पे गलती करते हैं, ऐसी ऐसी मूर्खता दिखाते हैं। जब ये लोग अपना किस्सा बताते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, तो सामने वाला भी कहता है क्या मूर्खता है यार, ऐसे मैरिज लाइफ तो खराब होएगी। तो खुद मूर्खताओं से मैरिज को खराब करने में तुला हुआ है। क्योंकि केतु भी मंगल की तरह आदमी को क्रोधी बना देता है, बहुत जल्दी गुस्सा पैदा हो जाता है। तो ऐसे में अगर केतु सप्तम में है, गणपति जी की साधना जरूर करें। गणपति जी की साधना उनके लिए बहुत जरूरी है। बृहस्पति को ठीक करें। बृहस्पति को ठीक करने के लिए किसी को गुरु बनाएं, गुरु के आदेश के अनुसार काम करें, धार्मिक चाल चरित्र रखेंगे तो चीजें ठीक होगी। अब ये मैंने जल्दी जल्दी बताया है, ये मेरी स्पीड नहीं है, मैं आराम आराम से करता हूँ। आज बहुत तेज रफ्तार से भगा दिया कि मेरे दिमाग में था ये 7 ग्रह कैसे पूरे हो पाएंगे, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से करवाता नहीं हूँ। चलो, ये 7 ग्रहों का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को सप्तम भाव में दिया है। जो भी उपाय बताए जा रहे हैं इसको केवल एक नॉलेज पर्पज से ही रखना है। हर व्यक्ति का चार्ट अलग अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा समझदारी दिखाते हैं। मैं कहता हूं कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे कुछ भी बता रहा है, आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे मैं ही क्यों ना हो। हम कभी कभी सिंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, और हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की कहीं से दृष्टि आ रही है, किसी का कहीं से कुछ हो रहा है, सबके अलग अलग केस हो सकते हैं। उसी के अनुसार आपकी रेमेडीज बदल जाती है। तो रेमेडीज को करने में सावधानी रखें। ये हम लोग हर संडे को 9 बजे ये क्लास चलेगी। आज शुक्रवार का दिन है और नेक्स्ट संडे से हम लोग
क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये 1 ईयर का कोर्स है। वैसे 1 ईयर का तो नाम होता है हमारे यहाँ 48 क्लास नहीं, 60 क्लास से ज्यादा क्लासेस हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ हरियन जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, वैसे तो मैंने लाल किताब करी हुई है ऑलरेडी, लेकिन आपके बहुत जब बढ़िया। वीडियोस देखे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और इसीलिए मैं पूरे कोर्स में एनरोल कर रहा हूँ अभी। मेरा जी एक्चुअली में आपसे कोर्स से संबंधित एक प्रश्न था कि जी जैसे आपने कहा कि हर संडे को क्लासेस होंगी, जी। तो उस दौरान आप लोग कोई संडे की जो क्लासेस होंगी उसके अलावा भी कोई वीडियोस वगैरह देंगे हमें देखने के लिए, या उन क्लासेस के थ्रू ही चलना है पूरा का पूरा? आपका नाम क्या है? अरिहंत नाम है मेरा। अच्छा, नाम ही हरियंत है। हाँ, अच्छा, अरिहंत मुझे ही लगा नाम। मुझे लगा आप जैन साहब हैं तो इसलिए अरिहंत लगा रहे हैं नाम। नहीं ही नहीं, आपका मैं अरिहंत है, चलो हूँ अच्छी जैन ही, बात। लिखता अरिहंत हूँ मैं, और वैसे मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है जेमस्टोन सेलिंग, और यूट्यूबर भी हूँ एक्चुअली में। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरिहंत साहब, जो भी आप हमारी मेरे को क्लास। नाम से ही बोलिए, अरिहंत के नाम से ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, ये मेरी आदत है। जी अरिहंत साहब, ऐसा है, जो भी हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो वीडियो उनके मेल आईडी पर मिल जाता है जी। अगले दिन या 1-2 दिन में, उसके बाद पहुंचता है। तो हर क्लास का वीडियो स्टूडेंट को मिलता है। ठीक है प्लस गुरु। जी संडे को सुबह 11 बजे एक स्टूडेंट का डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। वो सब मिक्स टाइप खिचड़ी होती है। जी यानी उसमें कोई वैदिक ज्योतिष से संबंधित प्रश्न पूछे, चाहे लाल किताब से संबंधित पूछे, चाहे वास्तु से संबंधित पूछे, उस दिन पूरी छूट होती है। चाहे वो पामिस्ट्री से संबंधित पूछे, अगर वो सूत्र के ऊपर चर्चा करता है तो हम हर स्टूडेंट को मौका देते हैं अपनी बात को रखने का। हाँ, पर्सनल कुंडली को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। उसके पीछे मैं रीजन कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि कई बार हमें जो दिखाई देता है उसके पर्सनल मैटर को हम चाह कर के भी नहीं बोल सकते। कभी कभी होता है। अच्छा, स्टूडेंट नया होता है, उसको तो लगता है यार ये क्या छोटी मोटी बात कोई बताई जाएगी। पर क्या होता है कि गलती से कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। हम भी इंसान हैं, फ्लो में निकल गया तो 4 लोगों के बीच में ठीक नहीं। और वही वीडियो अगर यूट्यूब पर चला जाए तो हजारों लोग देख लेंगे, तो वो चीज और भी ठीक नहीं। तो हम कहते हैं सिंगल के ऊपर बात करो, बेटर है आप सूत्र पर बात करो। ज्योतिष के सूत्रों पर चर्चा होने से सभी विद्यार्थियों को लाभ होता है और उनको सब्जेक्ट समझ में आता है। मेन पर्पज क्लास में ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट समझ में आ जाए। पर हाँ, मैं अभी तक इस समस्या से नहीं निकल के आ पाया हूँ। मैं पूरे साल भर अपने स्टूडेंट को यही समझाता रहता हूँ अपनी कुंडलियों से मत चिपको। पर 70% स्टूडेंट अपनी कुंडलियों से बाहर नहीं निकल पाते। वो बार बार कोशिश करते, घुमा फिरा करके अपनी कुंडली पूछने की कोशिश करते रहते। तो मैं कहता हूँ ऐसे सीख नहीं पाओगे। चलो कोई बात नहीं, हम भी अपनी बात को कहते रहेंगे, किसी ना किसी दिन समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है गुरु जी, लेकिन नैसर्गिक क्या आदमी पहले अपनी कुंडली देखता है, उसके बाद दूसरों की देखता है फिर? नहीं देखे हरियाण जी, पर पब्लिकली ना पूछे कि मेरा सूर्य जी शनि सप्तम भाव में बैठे तो अब क्या होगा, मेरा सूर्य शनि बुध एक साथ सप्तम में आ गए तो क्या होगा। अब क्या बताएं, अगर सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे बैठ गए तो 3 ग्रह गड़बड़ हो सकते हैं। अब उनको समझाएंगे तो सामने वाले को पिक्चर एकदम समझ में आ जाएगी भाई घर में क्या चल रहा है। वो जी चीज जी। ठीक नहीं है ना। किसी का अपना कोई भी हो सकता है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम बताएं कि तुमको भाई डायबिटीज हो जाएगी, तुमको फलाना हो जाए, चीज अच्छी नहीं लगती है। पर्सनल का मतलब ये है। हाँ, क्लास पूरी हो गई, पूरा ध्यान अपनी कुंडली पे लगा, अपने मित्रों की कुंडली पे लगा। वो हम बहुत एनहांस कर, बहुत एनकरेज करते हैं इस मैटर में। हम बल्कि होमवर्क कहते हैं, होमवर्क करके लाओ। है, हमारा ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कहते हैं इस होमवर्क को करो भाई, प्रैक्टिस करो इसकी। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। आज शारदा जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा शारदा जी। क्वेश्चन ये है कि ये जो स्त्री शाप के बारे में बताए थे ना आप, तो मतलब कुंडली अगर लेडीज का हो तो उसका भी स्त्री शाप होता है?
बिल्कुल बिल्कुल। ओके। श्रद्धा जी, पूरा पूरा स्त्री श्राप होता है, कह सुना है ना आपने, औरत ही औरत की दुश्मन। हाँ जी। हाँ, तो औरत को कम तंग करती है क्या? बहू, सास बहू कौन है? दोनों ही तो औरतें हैं। हैं, हाँ। एक दूसरे को रहने नहीं देती। हाँ और जी। दोनों ही बहू हैं घर में, मालकिन कोई नहीं है। अब हाँ। मालकिन मान के वो उसको नहीं रहने देती, वो उसको नहीं रहने, है ना, तो दोनों औरतें ही तो है। तो श्राप का मतलब समझो, श्राप का मतलब वो नहीं कि पानी का छींटा मार के, कर्स, अंदर से कर्स। हम हाँ। किसी को दुखी किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, वो बेचारा दुखी हो रहा है हमारी वजह से, हमारे व्यवहार से दुखी हो रहा है, कष्ट में हो रहा है, उसकी बेचारे की जो बददुआ निकल रही है वही श्राप है। वो हमारे को इस लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम पैदा करती है, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम पैदा करती है। हेल्थ में क्या होगा? ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की पल्पिटेशन की प्रॉब्लम, एडिक्शन की प्रॉब्लम, कई तरह की चीज स्त्री श्राप दे सकता है। एक्चुअली में स्त्री श्राप होने से शुक्र ग्रह अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। शुक्र अच्छे से काम नहीं करेगा तो खुशी नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और देखो, हैप्पीनेस इस संसार में सभी को चाहिए। कोई 1 रुपया रोज कमाए चाहे लाख रुपया रोज कमाए, हैप्पीनेस उसे चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब हैप्पीनेस नहीं मिलती तो बॉडी को तो अपने डोपामाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, सेरोटोनिन चाहिए नहीं चाहिए, तो एडिक्शन का शिकार हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो ढूंढेगा उस चक्कर में, है ना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो एडिक्शन होता है ये भी शुक्र ग्रह की कमजोरियों से होता है। जिनको स्त्री श्राप होता है उनको एडिक्शन का प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। हाँ भारती जी, गुरु जी, यहाँ पर ये है कि सिर्फ स्त्रियों को भी लगता है, आपका जो प्रश्न था, स्त्रियों को भी लगता है। हाँ, इसलिए स्त्रियां भी ये ना सोचे कि हम स्त्री को तंग करेंगे कुछ नहीं होगा, हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। वीकली वंस ही है क्लास, संडे को? इस बार नहीं है, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नेक्स्ट। संडे। हाँ, अच्छा। हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, अगर हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्टाफ से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी। जो और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। हाँ भारती जसानी जी, प्रणाम सर। प्रणाम। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला कि जो क्लास संडे मॉर्निंग 9 o'clock रहेगा, मॉर्निंग नहीं तो रहेगा भारती जी, इवनिंग, इवनिंग, नाइट। इवनिंग रहेगा, संडे यस, इवनिंग इंडिया संडे इवनिंग टाइम। सो PM, 9 PM। हाँ, दैट मीन्स कि यहाँ का, आपका इंडिया का 9 PM मीन्स हमारा सुबह 11:30। ये आप ठीक है। लगाइएगा भारती जी, और इस विषय हाँ में तो हम हाँ, नहीं कह सकते। या और दूसरा ये है कि ये क्लास सीखने के बाद क्या हमको किसी का डेट ऑफ बर्थ या टाइम ठीक से पता नहीं है, तो वो फिगर आउट करने में हेल्प रहेगा? देखो, देखना पड़ेगा कि कितना टाइम नहीं पता, उस पर जैसे डिपेंड करता जैसे किसी को वैसे पता है कि सुबह का टाइम है, मतलब जब है। हाँ भारती कोई। जी, मैं आपकी बात को समझ गया। सिर्फ कुछ ग्रहों की पोजीशन से ये तो समझ में आ जाएगा कि लगभग लगभग क्या टाइम होना चाहिए। अच्छा। सिम्टम से चीजें समझ में आ जाए। अच्छा, वो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद पता चलेगा? टाइम लगता है। देखो, ज्योतिष सीखना है तो मैं सभी को कहता हूँ 3 साल का प्रोजेक्ट बना करके रखिए। अगर भगवान की आपके ऊपर कृपा है तो, आपके गुरु की आप पर कृपा है तो 3 साल स्पेयर कीजिए। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाएं, 6 महीने में, 3 महीने में भैया कोई नहीं सीख पाता, सिर्फ कहने की बात है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक आपको ज्योतिष के क्षेत्र में टिके रहना है तो 5 साल का प्रोजेक्ट लेकर के चलिए। तो आप लगेंगे कि आपको जो है बहुत अच्छे से ज्योतिष आ गया। बहुत जल्दी एकदम से नहीं आता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हो जाएगा। हम्म। और लेकिन ये लाल किताब का कोर्स तो सिर्फ 1 साल का है ना? मोर देन 1 ईयर ही होता है हमारा भारती जी। अब एक साल हम्म। में तो 48 सप्ताह होते, 52 लगा लो। हमने तो हम्म। 60 क्लास तो लिख दी है। अब जो लिख दिए उससे भी ज्यादा जाएंगे। अभी जो नहीं, मेरा पुराना कोर्स चल रहा है उसमें ही 60 to 63 क्लास तो हो चुकी है।
जी। मीन्स के पूरा कोर्स खत्म होने के बाद पूरा लाल किताब आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, शोभा गुप्ता जी। राम गुरु जी। प्रणाम। जैसे सप्तमेश जहाँ जाएंगे उसका भी हम लोग उसमें देखेंगे। शोभा जी, इसमें सप्तमेश नहीं होता, वो वैदिक ज्योतिष में होता है। अच्छा, ठीक ये मैं है। बताना भूल और गया। दृष्टि यहाँ वगैरह, दृष्टि सप वगैरह। सप्तमेश से मुक्ति है, नवमांसा अच्छा से मुक्ति है लाल किताब में। अच्छा अच्छा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मैरिज को देखने का सिंपल तरीका है, बुध और शुक्र कहाँ बैठे हैं। दरअसल ये डेमो क्लास थी ना, इसमें बहुत डिटेल में नहीं हो सकता, 2 क्लास 3 क्लास नहीं होती है। तो बुध शुक्र की स्थिति कहाँ है, नंबर 1, सप्तम भाव में कौन बैठा है, उसी से पूरी मैरिज लाइफ आपको समझ में आ जाएगी। तो मतलब उस स्थान से बुध शुक्र की स्थिति कहाँ है वो देखना है, या नहीं फिर नहीं 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 नहीं, वो शुक्र ग्रह कहाँ पर बैठा है, मतलब किस हाउस में बैठा है। ठीक है। जय ठीक है, श्री जी, थैंक यू। फीस वगैरह के हाँ, बारे में प्रणाम पूछ गुरु रहे जी। हैं, स्टाफ से आप पूछ लीजिए, सभी के पास हमने कंटेंट भी बना करके भेज रखा है, कंटेंट में ही के नीचे ही फीस लिखी हुई है, आप उससे भी ले सकते हैं, स्टाफ से मांग सकते हैं। हाँ कुलकर्णी साहब। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, आज का क्लास तो बहुत ही अच्छा था। सर, मुझे मेरा प्रश्न ये है, सप्तम भाव में यदि पति पत्नी के चार्ट देखे तो सूर्य पुरुष के जातक में सप्तम में है, या और स्त्री के जात में सप्तम में है, तो किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से दुखी रहेंगे, दोनों राजा बनने के चक्कर में बने रहेंगे। वो कहेगा पहले मेरी सुनो, वो कहेगा खबरदार। तो कंपटीशन होगा, कौन कितना ऊंचा बोलता है, जो ऊंचा बोलेगा दूसरा डाउन हो जाएगा, फिर अगली बार दूसरे वाला पहले वाले से ऊंचा बोलेगा। तो ये कंपटीशन, मतलब कुल मिलाकर के चीज अच्छी नहीं होती। हाँ, एक उम्र के बाद जब समझ में आ जाता है तो थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद, आफ्टर द 42 ईयर्स दोनों को कुछ कुछ खोपड़ी में समझ में आता है कि ज्यादा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा शांति से काम करो। अब ये पता नहीं कि बच्चों का इफेक्ट है कि 42 साल की उम्र का इफेक्ट है, 42वां साल यानी राहु का इफेक्ट। राहु जो होता है, ये आपको कुछ संसारिक समझ पैदा कर देता है कि संसार में रुपए पैसे के अलावा बाकी चीजें भी कैसे चलती हैं, इस पर जो है कैसे हमें घर गृहस्थी में रहना चाहिए, इस पर राहु आपने को बहुत अच्छा इंसाइट देता है। थैंक यू। मैं ठीक है। ज्वाइन हो रहा हूँ गुरुजी। क्या हो गया? आई एम ज्वाइनिंग हाँ, अच्छा कोर्स। अच्छा, ज्वाइनिंग। यस। बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे इस सेशन में आए, एस्ट्रो पाठशाला को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। आज जो लोग नए आए थे, नोट्स बनाइए, सीखिए, और लाल किताब में अगर कोई ज्योतिष सीखना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं भी सीखना चाहता आज के सेशन से कुछ जरूर सीख के जाइएगा और लाइफ को चेंज कीजिएगा। लाल किताब के 2-3 मुख्य बातें हैं, अहंकार नहीं करना, फालतू चक्रों में पड़ना, चाल चरित्र को नेक बना के रखना है, भगवान में परमात्मा में विश्वास रखना है, और हमारे जो सनातन धर्म के जो वैदिक नियम है, इन नियमों का पालन करना है। शराब, नॉन वेज कोशिश करें, प्रयास करें, छोड़ दे तो अच्छी बात है, एडिक्शन छोड़ दें तो बहुत ही अच्छी बात है। इन चीजों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। संबंधों को बहुत अच्छे से बना के रखें, जीवन के अंदर रिलेशनशिप ही काम आता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग हमारी पूंजी है, हमारी लाइफ की पूंजी है, इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है। रुपया पैसा जितना मर्जी कमा लो, एक दिन आप सब कुछ यहीं अपने बच्चों को बांट के चले जाओगे। बच्चे तुम्हारा कहा माने ना माने उसकी कोई बात नहीं, बट पैसा तुम्हें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, बट रिश्ते नाते जो होंगे वो आगे भी चलेंगे। इस जन्म में जो ज्ञान ग्रहण कर लोगे, ज्ञान अमर होता है, ध्यान रखें, ज्ञान अमर होता है। पिछले जन्म में जो आपने ज्ञान ग्रहण करा था, उसी का अधूरा ज्ञान अब आगे पूरा करो। आपने पिछले जन्म में भी प्रयास किया था ज्योतिष सीखने का, इसलिए आज यहाँ पर बैठे हुए हो। ये जर्नी एक दिन की जर्नी नहीं है, ये ध्यान रखना।
ये पिछले जन्म के संस्कार हैं आपके, जो आपको ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं पता क्योंकि आप पिछला जन्म भूल चुके हैं, पर कहीं ना कहीं से आपकी अंतर चेतना अपने आप आपको इस सब्जेक्ट की तरफ आगे लेकर के जाती है और आप इस सब्जेक्ट को सीखने को ललायत हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जीवन में अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ज्ञान के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कंजूसी हर जगह कीजिए, मैं भी कंजूस आदमी हूं, पर ज्ञान के मामले में कंजूसी मत कीजिए। धन्यवाद। ऐसा टीचर नहीं मिलेगा एकदम प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, स्मार्ट रूप प्रणाम से बोलकर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी।